नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और प्रीवियस क्लास में जितनी हमारी क्लास हुई है, लगभग 6-7 क्लासेस के आसपास हो गई हैं। तो आप बताइए उसमें कोई डाउट, कोई दुविधा किसी को है ना, कोई भी समस्या हो तो डिस्कस कर सकते हैं भाई, बोलिए। सभी को नमस्कार। सारिका जी हैं, शोभा तिवारी, मनीष गुप्ता जी, आलोक मोहम्मद, शकील भाई, रश्मि चौहान, नेहा पांडे, हर्षिता, अभिषेक, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइमेट वाले टॉपिक में साथियों कोई समस्या किसी को ले, बोलिए। ठीक है, देखिए मैं देख रहा था साथियों एक कि मतलब दोनों लैंग्वेजेस में मैं लिखूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है ना। तो इसलिए इसको, चलिए बिल्कुल भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। हाँ हाँ भाई, संजीव मौर्य जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, कुसुम, अरे बस नमस्ते ही ठीक है, काफी है भाई, चरण स्पर्श तो नहीं। चलिए बिल्कुल भाई, जितेंद्र कुमार, प्रणाम, आशीर्वाद। चलिए, तो देखिए अगर हम बात करेंगे साथियों क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें ग्रीष्म ऋतु में डलवा के चला गया था, तो ग्रीष्म ऋतु वाली बात हमें करनी है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु वाली बात हमें करनी है। तो आइए समझते हैं ग्रीष्म ऋतु को, और ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या कंडीशंस होती हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे भाई। चलिए, तो मैं हेडिंग डलवा गया था साथियों, ग्रीष्म ऋतु, है ना, उत्तर प्रदेश के सेंस में हम बात कर रहे थे, और इसमें हमने हेडिंग डाली थी क्या, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, है ना। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे समर सीजन। ठीक है, समर सीजन, समर सीजन। ठीक है, अगर साथियों बात होगी ग्रीष्म ऋतु की, तो मैंने देखिए आपको शीत ऋतु बताया था कि शीत ऋतु में वर्षा कहां कहां पर होती है और किस किस तरीके से वर्षा होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आपको बताया गया था कि शीत ऋतु में जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो लगभग 10 से 15% के आसपास वर्षा होती है, और वो वर्षा मानसूनी वर्षा नहीं होती, वो चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वो चक्रवात कहां से आते हैं वो हमने डिस्कस किया था भाई। ठीक है, कि वो जो चक्रवात हैं वो भूमध्य सागर की ओर से आते हैं। उनमें साथियों क्या कंडीशंस थी वहां पर हमने बात करी थी। ठीक है, तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मानसूनी वर्षा नहीं होती। आप मुझे बताएंगे क्या ग्रीष्म ऋतु में भी उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा होगी क्या? ठीक है, आप बताएंगे। तो देखिए अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन क्या है, पहले उस कंडीशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले उस कंडीशंस को समझ लेते हैं भाई। देखिए ये कंसेप्ट वाला टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो इसलिए साथियों इसको जो है, ठीक है, वहां पर हम ज्यादा मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश इसको कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ठीक है, देखो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करूं, अगर मैं साथियों समर सीजन की बात करूंगा, तो ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन ये होगी कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी 23.5 नॉर्थ, यानी कि ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है ये हमारी, तो ये हमारी कर्क रेखा हो जाएगी, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी साथियों ये, तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन हो जाएगी। और आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं ग्रीष्म ऋतु में, हम क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, है ना, और अगर हम बात करेंगे तो शीत ऋतु में साथियों सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, है ना। सूर्य की जो किरणें होंगी वो कर्क रेखा पर कैसी पड़ेंगी, तो वो कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ जाएंगी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की बात हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, और आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं साथियों 21 जून को। कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर कब पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और साथियों मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं 22 दिसंबर को। ये तो बात आपको पता ही होगी।
इस तरीके से, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो उत्तरायण होगा, ठीक है, उत्तरायण होगा, यानी कि उसको हम ग्रीष्म आयनांत समर सोलिस्टिक के नाम से जानेंगे। और जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी, उत्तर में सूर्य की स्थिति होगी, तो आप मुझे बताइए जो हमारा यूपी है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वो कर्क रेखा के नजदीक है, वो कर्क रेखा के नजदीक है या नहीं है, बोलिए भाई। तो अब यहां पर अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट्स में इस चीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्थिति यहां पर रहती है, ठीक है, चलिए, है ना भाई। देखिए अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा यहां पर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में ही होगा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं साथियों, लंबवत पड़ती हैं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, है ना भाई। यानी कि जो हमारा आइसोलेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को सबसे ज्यादा जो है प्राप्त होता है। तो ये एक पॉइंट है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो प्रदेश के तापमान में क्या होगी साथियों, वृद्धि होगी। प्रदेश का तापमान जो है, प्रदेश का जो तापमान है उसमें क्या होगी, तो प्रदेश के तापमान में हमें वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। प्रदेश के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्लियर हुई बात। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, यहां पर जो टेम्परेचर हमारा होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, यानी कि वो बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर प्रदेश का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया हमारा, ये ग्रीष्म ऋतु की कंडीशंस है। अब ग्रीष्म ऋतु में जब टेम्परेचर बढ़ेगा साथियों, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें यहां पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें साथियों, ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो समझिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा, यह है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है साथियों, ये मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, तो ये हमारी साथियों कर्क रेखा है, यानी कि ये है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, यहां पर बात करेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इस रेखा पर कैसी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। इस रेखा पर कैसी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, ठीक है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है साथियों वो हमारा कहां पर होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारा कहां, कर्क रेखा पर। कहां पर होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कर्क रेखा पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और जैसे जैसे साथियों मिर्जापुर से, कर्क रेखा जो है मिर्जापुर से भी नहीं गुजरती। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन भारत में उत्तर प्रदेश से पास होती है क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा जरा मुझे। क्या कर्क रेखा जो है साथियों वो हमारी यूपी से पास होती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए मिर्जापुर से भी वो नहीं गुजरती, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश की जब स्थिति को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति को जब देखते हैं, ये कितना है, ये साथियों 30.30 है ना, यानी कि 23 23.23 डिग्री
पॉइंट जो है साथियों 30 के आसपास आती है। और हमारा यूपी कहां से शुरू होता है, वो 5-2 से शुरू होता है। मैंने आपको लिखवाया था अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। हाँ, मिर्जापुर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बिल्कुल, ये लैटिट्यूड लाइन है। यार देखिए, ये बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप ऐसे सवाल भी उनमें कंफ्यूज आप होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे, जैसे जैसे साथियों हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो आप देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है सर, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। कौन सा रीजन है ये, तो ये बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ये बुंदेलखंड रीजन हो गया। और आपको पता है कि बुंदेलखंड जो रीजन है साथियों, वो कैसा है, मुख्यतः वो प्लेट्यू रीजन है। कैसा है वो, प्लेट्यू रीजन हो जाएगा, ठीक है। कैसा रीजन है वो, प्लेट्यू रीजन हो जाता है ना। यानी कि प्लेट्यू रीजन का मतलब है कठोर चट्टानें यहां हमें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। पठारी भाग है, कैसा भाग है, पठारी भाग है साथियों। और पठारी जो भाग है, तो यहां पर चट्टानें कैसी होंगी, कठोर चट्टान। कैसी चट्टान होगी, कठोर चट्टान यहां पर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिए कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, अभ्यास उस लेवल का होना चाहिए कि अगर आत्मा ये कहे कि ये सवाल ऐसे होगा, तब भी हमारा अभ्यास इतना होना चाहिए कि नहीं नहीं, आत्मा गलत हो सकती है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं यही सही है, ठीक है। तो इस लेवल पे हमें चले जाना चाहिए। ये परीक्षा भाई इसी प्रकार की परीक्षा है। क्लियर। जितना ज्यादा हाथों को सुझा लेंगे लिख लिख कर, तो उतना ही ज्यादा उसमें निखार आएगा। भाई सारा खेल लिखने का ही है, आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, यहां से जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे साथियों, तो आप बताइए टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। तापमान जो है वो कम होगा, तापमान जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी कि टेम्परेचर जो है साथियों वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुई बात। भाई देखो, इसको नेगेटिव मत लेना, ये बात तो सही है, पर मैंने बोला थोड़ा उसको अच्छे तरीके से नहीं है कि हाथ को सुझा लीजिए, लेकिन ये बात तो सही है, मतलब लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज उस बात को आपको नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऊपर जाने पर लगातार कैसा होगा, कम होगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र का होगा, तो वो बुंदेलखंड का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं भाई, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। किसका होगा भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन का। यानी कि मैक्सिमम जो है साथियों वो टेम्परेचर हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। मैक्सिमम जो है टेम्परेचर हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, सबसे कम टेम्परेचर हमें ग्रीष्म ऋतु में कहां देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर एक जिला पड़ता है हमारा बरेली, ठीक है, बरेली। तो अगर हम बरेली की बात करते हैं साथियों, ठीक है, बरेली की अगर हम बात करते हैं, तो प्रदेश में सबसे कम जो टेम्परेचर है वो हमारा यहां पर देखने के लिए मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान कहां पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे कम तापमान जो है वो कहां पर पाया जाएगा, तो वो हमें यहां पर बरेली में देखने के लिए मिलता है। ये फैक्चुअल सवाल है, ये आता है ये सवाल, ठीक है। यानी कि यहां पर साथियों मिनिमम टेम्परेचर या लीस्ट टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर यहां पर देखने के लिए मिलेगा और यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे सवाल बना है और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस जिले का रहता है और सबसे अधिक टेम्परेचर हमें कहां का देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात भाई, बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर,
ठीक है। अगर हम बात करेंगे पूरे क्षेत्र का औसत तापमान कितना रहता है या औसत टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहता है ना। अब सवाल यह आता है कि सर क्या पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पे पड़ता है बांदा, क्या पड़ता है साथियों, यहां पड़ता है बांदा। तो प्रदेश का सबसे ज्यादा टेम्परेचर, प्रदेश का सर्वाधिक तापमान, प्रदेश का सर्वाधिक, बुंदेलखंड रीजन में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कहां पर होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कहां पर, बांदा में। कहां पर चला जाता है, बांदा में चला जाता है। और यहां टेम्परेचर साथियों 49 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो निकाला गया है, देखा गया है ना भाई, क्लियर, कि यहां पर जो है टेम्परेचर 49 डिग्री तक हमें देखने के लिए मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सहारनपुर ऊपर है, वहां पर कम गर्मी होनी चाहिए। तो देखिए जैसा ये मैप है वैसा तो वास्तविकता में उत्तर प्रदेश नहीं है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी। अब ऐसे तो अगर हम इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं कि सर जब मानसून एंटर कर रहा है इधर से, तो सबसे ज्यादा बलिया गोरखपुर में, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में क्यों, बलिया में होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा है, ये बलिया वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा वर्षा तो कहां होनी चाहिए, बलिया में। भाई दक्षिण पश्चिम मानसून जब एंटर करता है अरब सागर से, कहां पर, केरल में मालाबार तट पे, तो सबसे ज्यादा वर्षा वो कहां कराता है, मालाबार तट पे कराता है। लेकिन यहां से मानसून एंटर करेगा बलिया से, कुशीनगर से, गाजीपुर से, चंदौली से, तो सबसे ज्यादा वर्षा तो यहां होनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसा देखा गया है। ठीक है, 49 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 49 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है, तक देखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतिवर्ष 49 डिग्री सेल्सियस जब तक टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक गर्मी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इतना टेम्परेचर भी यहां पर पाया गया है। कारण बिल्कुल बताएंगे, कारण भाई उसी कारण पे आ रहे हैं, बस धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है रश्मि जी, अभी उसी कारण पे आ रहे हैं। तो अब हमने यहां पर देखा पूरे प्रदेश के टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहां पर किया, क्लियर, पूरे प्रदेश के टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहां पर किया कि किस तरीके से साथियों चीजें होती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर जाने पर सबसे कम टेम्परेचर, ठीक है। तो कारण समझ में आ गए क्या कारण है। दूसरी बात साथियों को क्या स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, है ना, लीजिए मैंने ऊपर ऐसे कर दिया है इसको, तो 49 डिग्री है, ठीक है। चलिए यहां पर कम टेम्परेचर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और होंगी, ठीक है। यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो है साथियों वो कुछ अलग होती हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अलग देखने के लिए हमें नहीं मिलता है ना। चलिए क्लियर हुई बात। तो बांदा, हाँ अब ये बात करेंगे, देखिए सबसे ज्यादा जो साथियों टेम्परेचर अंकित किया गया है वो कहां पर किया गया है, बांदा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो कहां पड़ती है, तो वो पड़ती है आगरा में और झांसी में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गर्मी हमें देखने के लिए मिलेगी पूरी ग्रीष्म ऋतु में, वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगी, तो वो आगरा में और झांसी में देखने के लिए मिलेगी। उस पॉइंट को भी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, पहले आप इसको साथियों नोट कर लीजिए, क्लियर। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए बिल्कुल, अगर हम पूरे प्रदेश के औसत तापमान की बात करें, ठीक है, पूरे प्रदेश का साथियों औसत तापमान, पूरे प्रदेश का औसत तापमान कितना रहता है, यानी कि प्रदेश का औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान कितना रहता है। अगर हम बात करेंगे प्रदेश का साथियों जो एवरेज टेम्परेचर है, क्या है, एवरेज टेम्परेचर है, अगर उसकी बात करेंगे तो अधिकतम, मैं ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, अधिकतम, ठीक है। तो अगर हम अधिकतम की बात करेंगे तो वो जाता है साथियों लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, औसतन इतना रहता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और न्यूनतम वो कितना रहता है साथियों ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ये तो मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो न्यूनतम हमारा
यानी कि मिनिमम हमारा कितना रहेगा, तो मिनिमम वो रहता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक। पूरे प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में ये परिस्थितियां होती हैं टेम्परेचर की, ठीक है। बलिया भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएगा? नहीं जी, बलिया बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें साथियों, प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? तो प्रदेश में सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो पड़ती है साथियों आगरा में। कहां पड़ती है? आगरा में पड़ती है। और कहां पड़ती है? झांसी में हमें देखने के लिए मिलती है। तो आगरा और झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसका मतलब बांदा में एक दिन टेम्परेचर अंकित किया और मामला हो गया अलग, लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक टेम्परेचर कहां पर ज्यादा बना रहेगा? तो वो हो जाएगा हमारा कहां पर? तो वो आगरा और झांसी। ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई? कोई बात नहीं, 17 से 24 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवरेज टेम्परेचर है। ये वाला जो न्यूनतम टेम्परेचर है साथियों, ये देखिए, अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम 17 से 18 से 19 से हो सकता है 23-24 तक, ठीक है। तो ये इतना याद रख लीजिए, वो इस प्रकार के सवाल नहीं बनते हैं। एक आइडिया हमें होना चाहिए कि कितना एवरेज टेम्परेचर रहता है। और सवाल ऑप्शन में भी आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि 18 से 19 रहता है क्या, या 19 से 20 रहता है क्या, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चिंता मत करिए। ऑप्शन में अगर तीनों हो, सवाल क्या है? सवाल बोलो। देखो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में किस जिले में अंकित किया जाता है? यह सवाल पूछा जाए, आप बताएंगे बांदा में, है ना। अगर बात आ जाए साथियों कि सबसे ज्यादा प्रदेश में कहां गर्मी पड़ती है, तो वो आगरा या झांसी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? आगरा या झांसी में पड़ती है। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइंड आउट करी गई हैं। अब देखो, बांदा की बात करें तो बांदा में जो चट्टाने हैं, वो वहां पर हमें कई सारी चट्टाने ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जो ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्व करती हैं और जल्दी ही गर्मी को क्या करती हैं, वो एक्सक्रीट करती हैं, बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो भैया अब आप मुझे बताइए, बांदा में कुछ इस प्रकार की चट्टाने हैं जो ज्यादा गर्म हो जाती हैं, उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा देखने के लिए मिलता है ना। वहां गर्मी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि गर्मी वहां होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, चट्टानें हो सकती हैं, नदियां हो सकती हैं, उनकी वजह से वहां उतना टेम्परेचर हमें देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है सरिता जी। तो इसलिए इतना परेशान मत होइए। वैसे अगर हम बात करेंगे तो सोनभद्र जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा यहां पर गर्मी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि यार हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, हमारे यहाँ पड़ती है, तो उसको हटाते हैं। हमारे जो फैक्ट हैं जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं और जिनसे सवाल बनते हैं उनको याद रखेंगे बस, ठीक है। क्लियर? बस अगर हम इन चीजों को सर्च भी करते हैं तो बस यही आता है कि वहां की चट्टानें कुछ इस प्रकार की हैं, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं जिनके कारण वहां पर हमें उतना टेम्परेचर देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, है ना। ये सारे पॉइंट क्लियर आपको हुए होंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सवाल करवाऊंगा, वहां देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पर हम जब बात करेंगे साथियों, तो ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में गर्म हवाएं चलती हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे साथियों ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, गर्म हवाएं चलती हैं, यानी कि वार्म एयर फ्लो इन उत्तर प्रदेश इन समर सीजन, ठीक है। क्लियर? तो अब इन हवाओं को हम क्या कहते हैं? तो ये जो हवाएं साथियों, इनको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको लू कहा जाता है, ठीक है। और लू जो है आपको पता है
एक लोकल विंड है। लू कैसी हवा है? एक लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है। कैसी हवा है? एक स्थानीय पवन है। ठीक है, कैसी हवा है? एक स्थानीय पवन है। और अगर हम इस लू की बात करते हैं तो ये जो लू हवा है ये साथियों नॉर्थ इंडिया में चलती है। कहां पर चलती है? नॉर्थ इंडिया में ये फ्लो करती है। क्लियर हुई बात? ये नॉर्थ इंडिया में ये हवा जो है वो फ्लो करती है। जब ये नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है तो इसकी वजह से पूरे प्रदेश में ड्राइनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी ये क्या करती है साथियों? ये यूपी में ड्राइनेस को बढ़ाती है, शुष्कता को बढ़ाती है। ठीक है, शुष्कता को क्या करेगी? ये बढ़ाएगी। शुष्कता को क्या कर देती है? ये इंक्रीज कर देती है। देखिए इसमें फैक्चुअल पॉइंट पहले बनने जरूरी हैं। जो क्वेश्चन मेंस के लिए आ सकता है मैं उसको लिखाऊंगा, तो निश्चिंत रहें एकदम। पहले हमें बेसिक्स को तो देखें हम कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद कैसे सवाल बनेगा मैं निश्चित रूप से आपको लिखाऊंगा, लेकिन पहले हमारा एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा आंसर लिखा है और उसमें भी बातें गलत लिखी हुई हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना भाई। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, अगर मान लीजिए लू प्रवाहित हो रही है, लू हवा बह रही है, इसको कहीं से भी साथियों, इसको कहीं से भी, ठीक है, इसको कहीं से भी नमी मिल जाए, इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिल जाए। ठीक है, इसको कहीं से भी क्या मिल जाए? इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिल जाए, नमी मिल जाए। जैसे किसी झील के ऊपर होके ये नदी, ये हवा गई, तो झील के ऊपर होके जब ये हवा जाएगी, इस प्रकार से ये किसी झील के ऊपर होके ये हवा जाएगी तो इसको क्या मिल जाएगी साथियों? नमी मिल जाएगी। और जैसे ही इसको नमी मिलेगी, जैसे ही इसको नमी मिलेगी तो फिर ये क्या कराएगी? ये वर्षा कराएगी, ये रेनफॉल कराएगी। ठीक है, ये क्या कराएगी साथियों? ये वर्षा करा देगी। आप मुझे बताइए क्या इस वर्षा को भी मैं मानसूनी वर्षा कह सकता हूं? तो आप कहेंगे ये जो है ये मानसूनी वर्षा नहीं है, लेकिन ये मानसून से आने से पहले की वर्षा है। तो प्री मॉनसून जो रेनफॉल है वो किस हवा के द्वारा उत्तर प्रदेश में होता है? तो वो साथियों यानी कि अग्र मानसून वर्षा। अग्र मानसून वर्षा जो है वो हमारी इसी के द्वारा होती है। अग्र मानसून जो वर्षा है साथियों वो इसी के द्वारा होती है। जो आपने पढ़ेंगे आप भारत में, ठीक है, वो महाराष्ट्र में आम की खेती के लिए, केरल में, ठीक है, और उन क्षेत्रों में वो क्या करती है? कॉफी वर्षा, जिसको चाय वर्षा कहते हैं असम में। तो इस प्रकार की जो वर्षा है वो इसके द्वारा होती है। यूपी में वो किसी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन हाँ, लू जो है, लू जब चलती है साथियों तो ये लू जो है वो जायद की फसलों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। किसकी फसल के लिए? तो ये जायद की फसल के लिए लाभकारी होती है। जायद की जो फसलें होती हैं उनके लिए ये लाभकारी मानी जाती है। ठीक है, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, तो जब ये हवा चलती है तो इसकी वजह से वो पक जाते हैं। क्लियर? ठीक है, बोलिए भाई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं आपके? अब दिल्ली नोएडा कर रहे हैं, है ना, जो बेसिक पॉइंट है उनको नहीं सीखना है। पहले आप दिल्ली में गर्मी पड़वा लो, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, पहले पूछिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। बोलिए भाई। हाँ, नोएडा यूपी में है, समझे? अरे भाई मतलब ब्रह्म भट्ट जी प्लीज विनम्र रहिए, है ना। ठीक है, चलिए। तो अब इस वर्षा को भी हम क्या कह रहे हैं साथियों? इस वर्षा को भी हम मानसूनी वर्षा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने शीत ऋतु देखी, अभी तक हमने साथियों ग्रीष्म ऋतु देखी, और अब हम देखने वाले हैं वर्षा ऋतु को। अब हम देखने वाले हैं किस ऋतु को? अब हम देखने वाले हैं वर्षा ऋतु को। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं साथियों किसको? वर्षा ऋतु को। क्लियर बात? ठीक है, क्लियर हुई बात भाई? चलिए, बिल्कुल। अगर हम यहां पर बात करें, एक पॉइंट इसमें रह गया है जो मैं यहीं ऐड कर देता हूं। वो पॉइंट ये है साथियों कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक रहती है? तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च, अप्रैल, मई और जून तक ये रहने वाली होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मई की तो ये प्रदेश का सबसे गर्म महीना है। प्रदेश का सबसे गर्म महीना, प्रदेश का सबसे गर्म माह कौन सा है? तो ये साथियों
वार्मेस्ट मंथ जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा। ठीक है, तो वार्मेस्ट जो हमारा साथियों क्या है, मंथ जो है वो मई हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल भाई, इसके बाद में एमसीक्यू कराऊंगा, इस टॉपिक को खत्म होने दीजिए। अरे अभिषेक जी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब आते हैं हम वर्षा ऋतु पर। ठीक है, अब आते हैं हम वर्षा ऋतु पर। देखिए हेडिंग डालेंगे साथियों रेनफॉल सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे हम वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु ये एक इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। इसको हम कहेंगे रेनफॉल सीजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे साथियों, इसको कहा जाएगा रेनफॉल सीजन, रेनफॉल सीजन। ठीक है, इसको कहा जाएगा रेनफॉल सीजन। तो इसमें क्या होता है रेनफॉल सीजन में, ये देखते हैं। ठीक है, रेनफॉल सीजन में साथियों क्या होगा उसको हम देखेंगे, समझिएगा भी ध्यान से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बोलो। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर भाई, है ना। हाँ, ये टॉपिक ना पूरी तरह से कंसेप्चुअल है। ठीक है, पूरी तरह से कंसेप्ट इसमें काम करते हैं, मतलब इमेजिन वाला, इमेजिनेशन वाला जो है ये टॉपिक है। इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ता है कि जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत में चोटियों को बांट दीजिए कि कौन सी चोटी कहां पर स्थित है, आप बहुत आसानी से बांट पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं पूरे भारत में खनिज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आप अच्छे से बांट पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पूरे भारत में वर्षा का जो है साथियों वितरण कीजिए, तो जब रेनफॉल को आप हर जगह बांटेंगे तब कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब इसके कंसेप्ट को ठीक से आपको साथियों कराएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, जब आप ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके ये सारे जो दिक्कतें दुविधाएं जो आ रही हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ भाई चलो। और कभी अगर साथियों सवाल अगर आए किसी से पूछना हो तो इसी टॉपिक से पूछिए कि थोड़ा सा क्लाइमेट को और थोड़ा सा साथियों रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट करो भारत में, कैसे कैसे वो बटेगा। हाँ ले सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वर्षा ऋतु की बात करते हैं। तो वर्षा ऋतु जो है ये कब से कब तक रहेगी, तो ये जुलाई यानी कि जून के मध्य में ये जाती है। तो मैं लिख रहा हूं जून से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। ठीक है, ये रहने वाली है हमारी कौन सी ऋतु, तो वर्षा ऋतु। अच्छा मुझे एक बात बताइए, भारत में मॉनसून की एंट्री जो होती है वो किस तिथि को होती है, किस माह में मानसून की एंट्री होती है। देखिए जब हम मानसून को पढ़ते हैं साथियों, समझिएगा, तो मैं यही मैप के थ्रू उसको समझाता हूं। एक अलग ले लेते हैं, देखो इधर समझो, है ना, इधर समझते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारा प्यारा सा भारत है, दक्षिण भारत है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये आपको पता है ये पूरा वेस्टर्न घाट है। ये पूरा कौन सा है, ये पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा है, तो ये हमारा ईस्टर्न घाट है। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। क्लियर। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो वो पॉइंट भी साथियों समझने की कोशिश करिए। इधर आपको पता है अरब सागर है, अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरेबियन सी। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, है ना भाई। अब यहां मैं क्या बता रहा हूं आपको वो समझना। ठीक है, देखिएगा, ये वाला जो तट है इसको केरल का तट बोला जाता है और इसको हम कहते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार तट, है ना। इसको क्या बोला जाता है, मालाबार कोस्ट इसको कहा जाता है, मालाबार कोस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, जो तमिलनाडु का तट है इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट इसको
कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट इसको कहा जाएगा, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट इसको कहा जाता है। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा साथियों कि यहां से, ठीक है, यहां से इस प्रकार से पवनें चलेंगी और पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती हैं और यहां पर वर्षा कराती हैं, और ये जो एंट्री करेंगी हवा, ये होगा जून का फर्स्ट वीक, ये जून का साथियों फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ये जून का फर्स्ट वीक हो जाएगा। तो जून के फर्स्ट वीक में, जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 तारीख तक ये पवनें यहां पर टकरा जाती हैं। अब क्योंकि साथियों जो मानसून, जो लोग बताते हैं, मौसम विज्ञान के जो लोग हैं वो तो यही कहते हैं, लेकिन प्रदूषण हो गया, इतनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं आजकल, तो उसकी वजह से मानसून जो है प्रभावित होता है, जिसमें आपने अल नीनो का नाम सुना होगा, ला नीना का नाम सुना होगा, तिब्बत का पठार भी उसको इफेक्ट करता है इधर, तो बहुत सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, जेट स्ट्रीम भी उसको इफेक्ट करता है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझने की कोशिश करिए, यहां से ये जो मानसून है ऐसे चलता है और ऐसे चल के ये उत्तर प्रदेश में जाता है। कहां जाएगा ये? उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, ठीक है। तो क्या ये वाला मानसून एंट्री करेगा? नहीं। जो साथियों इस मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं किस दिशा से चल रही हैं? ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चल रही हैं, यानी कि इसको हम अराइविंग मानसून कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अराइविंग मानसून कहते हैं, ठीक है। तो इसको साथियों हम क्या कहते हैं? इसको हम उठता हुआ मानसून कहते हैं, उठता हुआ मानसून, उठता हुआ मानसून इसको कहा जाएगा, अराइविंग मानसून कहा जाएगा। तो जो उठता हुआ मानसून है उसकी एक जो शाखा है, एक जो ब्रांच है, वो कहां से उठती है? वो शाखा उठती है साथियों अरब सागर से। कहां से उठती है? अरब सागर से। लौटता हुआ मानसून यूपी में प्रवेश नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। और एक शाखा जो इसकी उठती है वो कहां से उठती है? बंगाल की खाड़ी से। कहां से उठेगी साथियों? बंगाल की खाड़ी से एक शाखा इसकी उठेगी, और जो यूपी में वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा से हो जाएगी, वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा से होगी। क्लियर? कहां से होगी वो? तो वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा से वो वर्षा यहां पर होती है। और ये जो मानसून है, ये जो मानसून है साथियों, ये यूपी में पहुंचता है जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में, ठीक है, जून के 3rd या 4th वीक में ये पहुंचता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई या नहीं? बोलो, ये बात आपको क्लियर हुई? उठता हुआ मानसून। अब भाई एक बात बताओ, मौसिन राम की अगर मैं बात करूं, हाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मौसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये हमारा यहाँ मेघालय है, ये हमारा यहाँ मेघालय है, तो यहीं से तो मानसून जाएगा, तभी तो वर्षा होगी। लौटते हुए मानसून में इतना मॉइस्चर नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा वर्षा करा दे। लौटते हुए मानसून में केवल तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा होती है, ठीक है, इन क्षेत्रों में, यानी कि पूर्वी घाट पर वर्षा होगी। लौटता हुआ मानसून ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा, ठीक है। तो उठते हुए मानसून की 2 ब्रांचेस हैं, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और एक अरब सागर वाली शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी से जो ब्रांच उठती है, जो शाखा जाती है, वो यूपी में वर्षा कराती है। आपको ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करो और बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे भाई, ठीक है, बोलिए। ठीक है, क्लियर बात, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए एकदम चीजें। अब देखिए, जब ऐसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो इनके बारे में आप लिख भी सकते हैं भाई, है ना। जैसे पहले हम गाय पे निबंध लिखते थे ना, ठीक है, गाय जो है उसकी 2 पूंछ होती हैं, 2 कान होते हैं, ऐसे लिखते थे ना, तो वो हमारी शुरुआत थी। आज हम उसी चीज को थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। गाय स्टमक के बारे में बता सकते हैं, गाय में लिवर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना भाई, ठीक है। गाय में जो देवी देवता होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, वो सारी बातें हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, तो जब मैं 6th 7th क्लास में था, 8th में था, सीरियसली, तो ये था कि मतलब विद्या मंदिर में हम लोग पढ़ते थे, तो ये था कि
अगर मान लीजिए कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आंसर नहीं आ रहा है तो ऊपर की 2 लाइन बढ़िया से लिखी कि जो है, जैसे मान लीजिए मानसून पे ही पूछा है कि मानसून बहुत मतलब एंट्री करता है, दक्षिण पश्चिम है, ये है, और बीच में फिर हमने उसमें इतिहास डाल दिया कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो थे उनको गोली लग गई थी, इस टाइप की बातें। फिर अतः जो मानसून है वो भारत में इस स्थान पर वर्षा करा देता है। तो अब कॉपी जो चेक हो रही है वो तो लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो बहुत अच्छे से चेक होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉपी तो जो आचार्य जी थे, जो सर थे, वो ऐसे ही चेक कर देते थे गुस्से में ही, ठीक है, तो आपकी कॉपी गुस्से में चेक नहीं होगी, निश्चिंत रहे ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समझिए, तो अब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब भाई कब कोई आंसर नहीं आएगा, उस पर नंबर लेने हैं तो यही करना पड़ेगा ना, ठीक है हाँ, मंगल पांडे जी को गोली से मानसूनी पवनें निकलती नहीं, वाह, देख लीजिए, बहुत अच्छा आंसर बन रहा है। चलिए मैप बनाते हैं और इसको समझते हैं साथियों। सबसे पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे राहुल, चिंता मत करिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वर्षा ऋतु में ही होती है, वर्षा ऋतु में ही होती है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो वो कहां होती है साथियों, वर्षा ऋतु में ही हमें सबसे ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझने की कोशिश करना, 75 से 80% तक वर्षा हमारी रेनफॉल सीजन में ही हो जाती है। कब हो जाती है, रेनफॉल सीजन में, ठीक है। रेनफॉल सीजन में 75 से 80% तक वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम साथियों बात करेंगे तो यह वर्षा, ठीक है, यूपी में जो वर्षा है, यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा है उसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पर साथियों हमें यह लिखना होगा कि यहां सर्वाधिक वर्षा, यहां सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है, ठीक है, मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। वो हमारी वर्षा कहां होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर तो समझिए, इस बात को मैप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा। देखिए, ठीक है, इससे रिलेटेड फिर फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, पहले मैप से समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए भारत का मानचित्र है भाई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकती है चीजें, पर कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अपने काम की चीजों पर फोकस करना है। ये हमारा साथियों भारत है। अगर हम इस भारत की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा हमारा होगा, ठीक है, ये जो हिस्सा हमारा होगा साथियों, क्लियर। अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये जो हिस्सा हमारा है, ये पूरा हिस्सा मैं मान लेता हूं ये यूपी वाला हिस्सा है, ठीक है, पूरा हिस्सा मैं मान लेता हूं साथियों ये जो है हमारा, ये यूपी वाला हिस्सा इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये यूपी वाला हिस्सा है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपने इतना तो सीख ही लिया है, उत्तर प्रदेश के बारे में आपने इतना तो सीख ही लिया है कि अगर हम ऊपर की बात करते हैं क्या होगा, यहां हिमालय, हिमालय हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, हिमालय हो जाएगा भाई। यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है यहां पर, तो यहां पर पूरा का पूरा शिवालिक हिमालय है, मैं केवल हिमालय लिख रहा हूं, ठीक है, हिमालय यहां पर हो जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं।
ऊंचे ऊंचे पहाड़, शिवालिक तो सबसे जो कम ऊंचाई वाला हिमालय हो जाएगा। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट पर जो लाइन मैंने ये डाली है, ठीक है, जो लाइन मैंने डाली है साथियों, ये पॉइंट आप समझते हैं ये यूपी का तराई वाला रीजन है। मैं लिख भी देता हूं ये यूपी का, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहां से होती है, तो वो तराई रीजन से होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर, ये यूपी का कौन सा है, तराई क्षेत्र है, यूपी का तराई क्षेत्र ये हो जाता है। ये यूपी का कौन सा रीजन है, तो ये तराई रीजन है, तराई रीजन ये हमारा हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिएगा, इधर क्या है साथियों हमारा, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। प्लीज आप बात मत करिए भाई, ठीक है, आप बात मत करिए, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आपकी बातों का पूरा सम्मान है, पर उन बातों का जो रिलेवेंट हो, ठीक है, जो रिलेवेंट बातें हो उनका पूरा सम्मान है, पर ना तो क्या ही मतलब है, ठीक है। इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, यहां से मानसून उठेगा और वो मानसून साथियों इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से वो एंट्री करेगा यहां से। तो वो सवाल ये आता है कि जो मानसून है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है किस भाग से, तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग से, यानी कि मानसून दक्षिण पूर्वी भाग से, दक्षिण पूर्वी भाग से यूपी में प्रवेश करता है, यूपी में प्रवेश करता है, दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, ठीक है। उसकी एंट्री जो होती है वो दक्षिण पूर्वी भाग से होती है। अब क्योंकि मानसून की एंट्री है, तो मानसून की एंट्री होगी तो नमी उसमें कैसी होगी, अधिक होगी, मॉइस्चर उसमें कैसा होगा, अधिक होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो है साथियों, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी, यहां पर सर्वाधिक वर्षा यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा मानसून यही कराएगा। क्लियर हुई बात। जैसे जैसे साथियों मानसून पवनें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे साथियों मानसूनी पवनें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे मानसूनी पवनें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो उनमें नमी कम होती चली आएगी, नमी कम होती चली आएगी। तो यहां पड़ता है मथुरा, ठीक है, यहां पड़ता है मथुरा, यहां पर सबसे कम वर्षा होगी, नमी कम। यहां पड़ता है गोरखपुर, यहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी। कौन सा है, गोरखपुर, तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होगी। मैप में बहुत ज्यादा रायता तो नहीं फैल गया है ना, क्लियर, हाँ बिल्कुल, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, आप बताइए एकदम क्लियर है ना चीजें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तराई रीजन में वर्षा क्यों ज्यादा होती है, उसको इधर समझो, ठीक है। ये तराई रीजन है, ये तराई रीजन है, और तराई रीजन मान लीजिए, तराई रीजन में मान लेता हूं ये है, ठीक है, तराई रीजन ये है, तराई जो क्षेत्र है साथियों वो हमारा ये हो जाता है, तराई रीजन हमारा ये हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम तराई रीजन की बात करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मानसूनी पवनें इस प्रकार से जाएंगी वो हिमालय से टकराएंगी, हिमालय से टकराएंगी, और हिमालय से टकराकर वो वापस सबसे ज्यादा वर्षा यही कराएंगी, ठीक है। हिमालय से टकराकर, यानी कि जो मानसूनी पवनें हैं वो हिमालय से टकराकर वापस नीचे आती हैं और नीचे तराई क्षेत्र में यानी कि मैदानी क्षेत्र में वर्षा कराती हैं। तो तराई क्षेत्र में वर्षा होने का कारण जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में हिमालय है ना, हिमालय हो जाता है, क्लियर, ठीक है भाई। चलिए देखिए, ये सुधा जी ये इस टॉपिक में ही हो रहा है कि 1 घंटे में 1 पेज के नोट्स नहीं बन रहे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले टॉपिक से शुरू करने दीजिए, फिर 1 घंटे में काफी पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है। मैं भी समझता हूं साथियों, अगर हम चाहते तो इन सभी को पॉइंट्स में लिखा के और हटा देते और आपके नोट्स भी बन जाते। तो नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। तो चिंता मत करिए, अगला जो सवाल होगा इस टॉपिक में सिवा फैक्ट के कुछ भी नहीं है, मतलब सिवा फैक्ट और कंसेप्ट के, सॉरी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा अगले टॉपिक तक का, ठीक है। चलिए क्लियर। और देखिए नोट्स बहुत अच्छी बात है, 10 पेज के नोट्स हो, लेकिन 10 पेज के नोट्स में भी तो कुछ हो, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है ना। हमें जो आंसर लिखना है वो साथियों, ठीक है, 250-300 शब्दों का लिखना है। अब उन शब्दों में जो कितना कंटेंट हमारा है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो प्लीज आप चिंता मत करिए अगले टॉपिक से आपका, क्योंकि उनमें मटेरियल ज्यादा भी है, इसमें ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये सिवा मैप वगैरह से ही इसको समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ गया, कोई बात नहीं, इस टॉपिक के बाद हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ यहां तक, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ यहां तक। तो मैंने अभी आपको इतना बता दिया साथियों कि किस किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कहां कहां वर्षा होती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये होगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस माह में होती है। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा की मैं बात करता हूं तो वो होती है यानी कि मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है साथियों वो होता है जुलाई मंथ में। कब होगा वो? जुलाई मंथ में हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो जुलाई महीने में होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, जिले में, तो अगर जिले की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो होती है गोरखपुर में। कब होती है साथियों? कब? गोरखपुर में। कौन से में होती है? गोरखपुर में। और आपको पता है कि जो गोरखपुर है वो हमारा तराई रीजन में लगभग आता है। किस रीजन में आता है वो? तराई रीजन में आता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गोरखपुर की साथियों तो इसमें 184.7 सेंटीमीटर रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। एवरेज रेनफॉल जो है वो हमें कितना मिलता है? 184.7 देखने के लिए मिलता है। कितने दिन वर्षा होती है इसमें? तो इसमें लगभग 55 दिन तक वर्षा होती है। कितने दिन वर्षा होती है इसमें? लगभग 55 दिन तक हमें वर्षा देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अगर हम, और ये क्योंकि ये ईस्ट पार्ट में है इसलिए यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, ईस्ट वाले पार्ट में है इसलिए वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करेंगे सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, तो कम वर्षा जो है साथियों लीस्ट रेनफॉल, ठीक है, लीस्ट जो रेनफॉल है अगर हम उसकी बात करेंगे तो लीस्ट रेनफॉल कहां होता है? मथुरा में। मथुरा में होता है, मथुरा। और मथुरा आपको पता है पश्चिमी भाग में पड़ता है, और पूर्व से मानसून एंट्री करेगा तो जो पश्चिम की तरफ जाएगा तो वहां तो कम वर्षा हमें देखने के लिए मिलेगी ही, ठीक है। यहां पर वर्षा कितनी होगी? तो लगभग 55.5 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसलिए मथुरा में गंगा यमुना की वजह से साथियों फसलें ज्यादा उत्पन्न होती हैं। क्लियर हुई बात? अगले पॉइंट पर बात करेंगे। क्या क्लास चल रही है? एक बार बताइए, क्लास चल रही है या नहीं भाई? ठीक है। और ये वर्षा साथियों कितने दिन होती है? तो 32 दिन के आसपास वर्षा यहां देखने के लिए मिलती है, यानी कि गोरखपुर की तुलना में कम वर्षा यहां होती है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो बताइए सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको या नहीं? सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं या नहीं अब तक के? तीनों ऋतुओं से रिलेटेड कोई दिक्कत किसी को? तीनों ऋतुओं से रिलेटेड कोई समस्या है किसी को? ठीक है, देखिए मैंने इस प्रकार से ये समझाया है कि तीनों ऋतुएं आप लिख सकते हैं, बहुत विस्तार में लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स बना बना के आप लिख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ये लिखवाऊं, चिंता मत करिए। आलोक जी क्या दिक्कत है? कौन से पॉइंट पे समस्या है बताओ? आलोक जी क्या समस्या है भाई, है ना? किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत हो आप डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट मतलब थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है जो कल की क्लास में साथियों हम करेंगे और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैप भी बनाना है, बना लीजिए, है ना। अगर आप आंसर लिखेंगे वहां थोड़ा सा मैपिंग वगैरह के थ्रू चीजें करते हैं तो अच्छा इफेक्ट जाता है। क्लियर? मैप वाला समझ में नहीं आया? क्या बात समझ में नहीं आई भी मैप में? ये वाला मैप समझ में नहीं आया? अरब सागर से जो पवनें आती हैं वो उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी वाला इलाका है वहां कुछ वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। कल उस पॉइंट पर बात कर लेंगे हम, ठीक है। कल ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, टाइम से ही चीजें खत्म होंगी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए एवरीथिंग इज क्लियर। आलोक भाई को मतलब समस्या है, कोई बात नहीं आलोक, एक दो बार इसको कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत खुद को भी साथियों थोड़ा मतलब कोशिश किया करो कि समझे चीजों को क्या लिखी हुई है। एक शब्द चलता था स्वाध्याय, ठीक है, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी से अच्छा एक शब्द है स्वाध्याय, है ना। यह शब्द मुझे बहुत प्रिय है, ठीक है।
जब भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, जैसे मतलब होता है ना, उठत बैठत सोबत जागत, जब भी मिले ये करना है, ठीक है। और ये जब करेंगे कॉमन सेंस बढ़ेगा, कॉमन सेंस बढ़ेगा, अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये तीनों ऋतुओं से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, और कोई भी डाउट होगा तो जरूर हम डाउट लेंगे। दोनों लैंग्वेजेस में मैं चीजें लिखूंगा, तो नो डाउट आप निश्चिंत रहना एकदम, ठीक है। ये वन लाइनर फैक्ट हैं जिनको हमने डिस्कस किया कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।